सॉरी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल CSE एस्पिरेंट अड्डा में। मैं रजत कदम आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज से जो है हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है पॉलिटी की। भारतीय राज्य व्यवस्था जो है हम पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने पहले अनअकैडमी पे जब इंटर्नशिप की थी तो मैंने वहाँ पे जो है पढ़ाया हुआ है इंडियन पॉलिटी। तो हम जो है वहाँ से लगभग हमने संसद जो है कवर कर लिया था, तो उसके आगे के पार्ट जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को कवर कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने जो संसद तक आप लोगों को जो कवर कराया है वो मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे उसकी पूरी टेस्ट सीरीज लेने वाला हूँ। तो आप लोग जो है जुड़े रहिएगा मुझसे, और जिन लोगों को भी क्लासेस देखनी है वो अन अकेडमी पे रजत कदम नाम सर्च करके वहाँ पे भी क्लासेस मेरी देख सकते हैं। और बाकी मैं जो है यहाँ पे भी अपनी क्लासेस आगे की वहाँ से कंटिन्यू करना चाहूँगा, यहाँ से तो करेंगे हम उसको आगे। लेकिन अभी हम जो है यहाँ पे MCQ सीरीज चलाने वाला हूँ मैं। तो इंडियन पॉलिटी की जो है यहाँ पे पूरी सीरीज चलेगी यहाँ पे, है ना। तो आप लोग जो है कनेक्ट रहिएगा। तो आज जो है हम इसमें पार्ट 1 लेके आए हैं, जिसमें मैं अप्रॉक्स आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो शुरुआत से लेके पूरा हम जो है एंड तक इसको कवर करेंगे सीरीज को भी। तो ये MCQ सीरीज जो है इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन आज करेंगे। कि तो आप लोग जो भी लोग वीडियोस देखो मेरी, तो वो लोग जो है मुझसे कनेक्ट रहिएगा ताकि हम जो है पूरी सीरीज यहाँ पे कर सकें, क्योंकि MPPSC का भी एग्ज़ाम आने वाला है। फिर उसके बाद जो है UPSC जो कर रहे हैं, ये देखिए, एक तो पॉलिटी पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी एग्ज़ाम के लिए, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना, इसका रिवीजन अच्छे से कीजिएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज मैं आपकी ले रहा हूँ, इसको आप जो है रिवीजन के बेसिस पे भी आप लोग देख सकते हो। तो इसमें हम जो क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है कनेक्ट रहिएगा मुझसे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मौसम क्या है एक्चुअली यहाँ पे चेंज हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई है ना। मैं तो रूम में हूँ तो इसीलिए, लेकिन थोड़ी तबीयत खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, है ना। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम MCQ की पूरी सीरीज करेंगे। ये पार्ट 1 है। मेरा नाम है प्रोफेसर रजत कदम। क्योंकि आप लोगों को मुझसे क्यों पढ़ना है, अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप मुझसे क्यों पढ़िए। तो इसका रीज़न है कि मैं पिछले कुछ सालों से तैयारी कर चुका हूँ, कर रहा हूँ मैं UPSC की, जिसमें मैं आप लोगों को पॉलिटी मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, तो मैं आप लोगों को पॉलिटी इसलिए लेके आया हूँ। मैं और भी सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ाऊँगा, पर पहले हम जो है पॉलिटी कवर करेंगे। काफ़ी एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का भी, मैंने ऑफलाइन कोचिंग्स में भी पढ़ाया है, अन अकेडमी पे जो है मैंने इंटर्नशिप भी की है, और आगे भी मैं जो है अन अकेडमी पे मेरी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, कुछ टाइम है वहाँ के लिए अभी, तो मैं वहाँ पे भी जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा। तो जब तक जो है हम यहाँ पे यूट्यूब पे पूरा सब कुछ कवर करेंगे, तो आप लोग जो भी मेरी क्लासेस देखें वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और ज्वाइन रहिएगा, तो आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा चैनल है ये, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोज यहाँ पे अपडेट मेरा मिल सके। ओके, तो आप लोग, इससे आपको क्या होगा कि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो मुझसे जुड़ पाएँ। और शेयर भी कर दीजिएगा क्लासेस, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी हमसे जुड़ पाएँ। तो चलो, अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास शुरू करता हूँ मेरी। सॉरी, है ना, एक सेकेंड। ओके, देख रहा था मैं रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सॉरी, तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। देखो, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मैं 45 सेकंड दूंगा, और जैसा कि मेरा एक एम रहता है कि पर क्वेश्चन एग्जाम्स के हिसाब से आप जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको किया कीजिए।
तो यहाँ पे जो है आप 30 सेकंड्स के अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी मैं आपको टाइमिंग जो है 45 सेकंड दूंगा, लेकिन आप जो है कोशिश कीजिएगा कि 30 सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ताकि हम जो है एग्जाम से भी जो है इसको कंपेयर करके, मतलब अपना टाइम रिकॉर्ड जो है आप अच्छा रखोगे तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। ये शुरुआत से है सारे क्वेश्चन जो कि पॉलिटी में स्टार्टिंग होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। सॉरी, was the provision for establishing an all India Federation included। मतलब आपको बताना है कि अखिल भारतीय महासंघ जो था वो स्थापित करने का प्रावधान कौन से अधिनियम में दिया गया था, कौन से अधिनियम में इसको जो है पारित किया गया था, ठीक है। तो आप लोग अब लगाइए 35 सेकंड का आप लोगों को 45 सेकंड का आप लोगों को मैं टाइम देता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। खुद ही बोल दूंगा आपको स्टॉप, है ना। जो भी हो आप लोग कमेंट करके बताइए और खुद से सॉल्व कीजिए वहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, है ना। क्वेश्चन एग्जाम्स में आए भी हुए हैं और ये आगे भी एग्जाम में आते रहेंगे। सॉरी, एमपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम, वनडे एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टॉप, चलिए ना, टाइम स्टॉप। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो जिन्होंने भी आंसर ए लगाया है उनका आंसर एकदम करेक्ट। तो अखिल भारतीय महासंघ जो स्थापित हुआ था उसका प्रावधान जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, ठीक है। यहाँ से जो है इसका प्रावधान था। मतलब आप लोगों को जो है जिन्होंने भी आंसर ए लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, ओके। आंसर ए इज करेक्ट। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, आप लोगों को जो भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और मैं जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसका मैं आप लोगों को लिंक जो है नीचे बायो में जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जो आपको है पिन कर दूंगा, लिंक वहाँ पे दे दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। तो आपको जो भी कंसर्न हो क्लास से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर अदर कोई सब्जेक्ट हो उससे भी रिलेटेड अगर हो तो आप लोगों के जो है सहयोग के लिए मैं हमेशा हूँ। आप लोग वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ग्रुप कमेंट के लिए आपका हमेशा ऑन रहता है, तो वहाँ पे आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हो, ठीक है। मैं उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो याद रखना, अब यहाँ पे जरूर फंसा देता है। सॉरी, ठीक है। ये हम जो क्या है एग्जाम में गलती करते हैं। तो गलती हम क्या करते हैं कि हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही, तो हम जल्दी से सही पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इस पर जो है यहाँ गौर नहीं कर पाते। तो याद रखना आप लोगों को, क्वेश्चन जब पढ़ना है उसको धैर्य के साथ पढ़ना है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन दोगे, जो भी आप देखोगे, तो उसे जो है धैर्य के साथ पढ़ना, ताकि हम ऐसे वर्डों से गलती ना करें। नहीं तो एक एक नंबर भी जो होता है काफ़ी कीमती होता है, तो वहाँ पे जो है फिर हमसे गलती हो जाती है। तो हम जो है फिर वहाँ पे गलती कर जाते हैं, है ना। तो इसलिए जल्दबाजी में ना पढ़ना, क्वेश्चन जो है अच्छे से धैर्य के साथ पढ़ना, उसके बाद चारों आंसर जो है अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आप सभी लोग, ठीक है। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान। मतलब आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, ठीक है, उसके बारे में कौन सा कथन जो है सही है, उसमें क्या क्या कहा गया था। तो इनमें से कौन सा वो जो है ऑप्शन जो उसमें नहीं कहा गया था, आपको ये सीधी सी बात उसमें बता दिया। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तबीयत थोड़ी खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज, है ना। खांसी ज़्यादा हो रही है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के ध्यान से समझ के फिर आंसर लगाना है। क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही देता हूँ, आंसर थोड़ा ढंग से पढ़ के उसके बाद जो है आंसर लगाना। चलो टाइम साहब, ठीक है। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ए, मतलब पाकिस्तान की स्वीकृति।
तो आप देखोगे कि कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय सदस्यों का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था ये, ठीक है, इसमें ऐसा कहा भी गया था, ये था इसमें प्रांतीय सामूहिकरण इसमें किया गया था और संविधान के निर्माण का अधिकार इसमें जो है कहा गया था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान बनाने की स्वीकृति इसमें नहीं थी। ओके, तो ये कथन जो है इसमें गलत है, तो इसका आंसर आप लगा सकते हो आंसर इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि नहीं ये पूछा था इसीलिए वहां पे नहीं है आंसर में, पहला आंसर आएगा यानी कि ए, ठीक है। तो इसी तरह के आपको जो है आगे भी अभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और मैंने जो है ये इंग्लिश यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे रखा है, तो जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों के लिए ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे, और ऐसी ही आपको पूरी सीरीज मिलेगी आगे, है ना, मतलब जैसे पहला पार्ट है इसमें और भी पार्ट आएंगे, तो आप लोग बस जो है मुझसे बने रहिएगा साथ में, है ना, इसको हम जो है बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जाके इसको कवर करेंगे कि आपका पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में गलत नहीं हो, है ना, इसमें हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आज लगभग हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, 1946 यानी जो कैबिनेट मिशन था 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, ठीक है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो सदस्य नहीं था उसका, तो द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 was constituted of 3 ministers who among the following was not its member, ठीक है, याद रखना नॉट यानी कि नहीं ये पूछा है, तो आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन जो था उसमें जो 3 मंत्री थे तो इनमें से जो है वो कौन नहीं है, ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप, सॉरी, तो इसका आंसर बता देता हूँ पहले, तो आंसर बी इज करेक्ट, ओके, लॉर्ड एम्ब्री, ये जो थे कैबिनेट मिशन के जो है ये सदस्य नहीं थे, यानी कि ये 3 जो है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टेटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये जो थे तीनों ये इसके जो है सदस्य थे, है ना, किसके कैबिनेट मिशन के, तो ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो क्वेश्चन देखो ऐसे भी आता है ना कि इनमें से कौन सा सदस्य था और नहीं था का मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, तो दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को याद रखना है ये तीनों नाम लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेटफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, तो ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं पहले एग्जाम्स में। सॉरी, देखो अभी मुझे क्या है रिकॉर्डेड क्लासेस डालनी पड़ेंगी यहाँ पे क्योंकि अभी सब्सक्राइबर उतने नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर 1000 जो है आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे 1000 जब हो जाएंगे तो मैं आप लोगों की लाइव क्लासेस ले पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, जब मैं लाइव क्लासेस ले पाऊंगा तो उसमें ज़्यादा मजा आएगा, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को, नीचे रेड जो है कलर में किया हुआ है सब्सक्राइब का बटन, वहाँ पे जाके जो है सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम जो है फिर इसको और बेहतर तरीके से कर पाए, लाइव इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, इससे आप लाइव डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हो, लाइव में आप लोगों की क्लास ले पाऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा, और हम सिर्फ पॉलिटी नहीं इसमें और भी सब्जेक्ट जो है कवर करेंगे, तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना जितने ज़्यादा हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ज्वाइन हो सके। सॉरी, ओके, तो इसका आंसर है बी, आंसर बी इज करेक्ट, जिन भी बच्चों ने जो है आंसर बी लगाया है उसका आंसर एकदम सही, सॉरी उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई, तो आपको बताना है जो 1909 का जो एक्ट था उसमें जो है कौन सी व्यवस्था की गई थी, ठीक है, तो आप लोगों को बताना, इजी क्वेश्चन है काफी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो एक ही बार में इसको जो है देखते ही कर दोगे, तो व्हाट वाज द प्रोवाइडेड फॉर इन द
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना संघीय व्यवस्था है कि प्रांतीय व्यवस्था है, द्वैध शासन प्रणाली या फिर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है इसमें किया, तो आप लोगों को इसका बताना सॉरी। ठीक है, कौन सी व्यवस्था की गई थी, क्वेश्चन जो है याद से ध्यान से पढ़ना, तब आप लगा पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप बोलो कि मतलब सर इसमें तो ये था, तो इसको क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ना, आंसर हमेशा क्वेश्चन के अंदर छुपा होता है, अगर आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे। क्योंकि देखना, मुझे पता है इसमें काफी लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर जो है लगाओ। तो टाइम स्टार्ट ना। स्टॉप, टाइम अप। तो देखो, मुझे पता है काफी लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, मैं माफी चाहता हूँ, आप लोगों को डिस्टर्बेंस ज्यादा हो रहा हो, बट एक आध दिन बस एडजस्ट कर लो, क्योंकि तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब है, खांसी जुकाम हो रहा है बस, और कुछ नहीं, तो जो है खांसी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोगों ने बहुत से लोग बच्चे कंफ्यूजन हुआ होगा बहुतों को, और कईयों ने लगाया होगा कि इसमें द्वैध शासन प्रणाली। तो देखो, अब मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना, ये देखो ये आंसर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ काफ़ी लोगों ने इसमें जो है लगा दिया होगा द्वैध शासन प्रणाली, है ना। क्यों लगाया होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा ही नहीं। इसमें पूछा है कि 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो व्यवस्था किस बात की गई थी, देखो संघीय व्यवस्था नहीं की गई थी उसमें। ठीक है, वो 1935 का उसमें वो भी था, द्वैध शासन प्रणाली, वो भी प्रांतीय व्यवस्था भी नहीं थी। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली, आप इसमें जो है कंफ्यूज हो गए, क्योंकि क्या कहते हैं वो 1919 का था, है ना, 1919 का था। लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि मुझे पता है होते हो, काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि 1909 में और 1919 में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कि द्वैध शासन प्रणाली की वहाँ पे बात कही गई। ठीक है, और वो भी द्वैध शासन प्रणाली जो है 1919 में प्रांतों वाली द्वैध शासन प्रणाली। तो आप जो है यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन हुए होंगे, है ना। तो इसका आंसर जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा 1990 का एक्ट, सॉरी 1909 का एक्ट, यानी 1909 का एक्ट। आप लोग जो है मेरी क्लासेस आगे भी हम इस पे स्टार्ट करेंगे, मैं यूट्यूब पे भी लाऊंगा शुरू से मेरी क्लासेस पूरी, है ना, पॉलिटी की और बाकी सब्जेक्ट की भी। तो अगर आप लोगों ने जो है 1909 का एक्ट अच्छे से पढ़ा है, तो आप लोगों ने वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे जो है व्यवस्था की गई थी इसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधि, है ना। सांप्रदायिक निर्वाचन जो है अलग वहाँ से सबके लिए व्यवस्था नहीं, सबके लिए नहीं की गई थी, ओनली जो है मुस्लिमों के वहाँ पे 1906 में पहले बात की गई थी, फिर 1909 में और भी लोगों के लिए जो है वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई थी, इसकी सांप्रदायिक प्रतिनिधि। ठीक है, तो सॉरी, तो इसका आंसर जो है डी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो कंफ्यूजन जिन्होंने भी द्वैध शासन प्रणाली लगाया होगा, तो वो 1919 है, यानी कि 1919, वो भी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली वहाँ पे कही गई। तो इसका आंसर जो है डी होगा, जिन्होंने भी आंसर डी लगाया है इज करेक्ट। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये तो इजी क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग जो है इसको देखते ही लगा दोगे, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। तो मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो इन विच ईयर वॉज द मार्लो मिंटो रिफॉर्म बिल पास्ड? तो आप लोगों को बताना है कि मार्लो मिंटो जो है बिल कब जो है पारित किया गया। तो टाइम स्टार्ट इज नाउ। चलिए, इसमें ज़्यादा टाइम की तो आई होप जरूरत है नहीं।
सॉरी, इसमें जो है सभी ने, आई होप सभी ने आंसर जो है सही लगाया होगा। 1909 इसका आंसर है ना। आंसर डी इज करेक्ट। जो 1909 यानी कि जो अभी हमने देखा पीछे जो क्वेश्चन, इसमें ये व्यवस्था की गई थी 1990 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको हम जो है मार्ले मिंटो अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार, तो 1909 में जो है ये लाया गया था। तो जिसने भी आंसर डी लगाया इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री, सॉरी साम्राज्ञी, है ना, मतलब जो साम्राज्य होता है उनका, वो साम्राज्य की जो है पूरी रानी, इनको कब जो है नियुक्त किया जाता है, मतलब भारत की जो है सम्राज्ञी, यानी सम्राट बोलते हैं ना, सम्राट जो है आदमी को बोलते हैं, और सम्राज्ञी जो है बोलते हैं लेडीज को। तो महारानी विक्टोरिया जो है उनको भारत की सम्राज्ञी जो है साम्राज्ञी कब नियुक्त किया जाता है, यानी क्वीन विक्टोरिया वॉज अपॉइंटेड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यह जो है कब नियुक्त की गई थी, आप लोगों को वो बताना है ना। मतलब सीधा सीधा वो सिंपल बोलूँ कि जो महारानी विक्टोरिया के हाथ में सीधे सीधे जो भारत की ताकत, यानी भारत का जो क्षेत्र था पूरा, फिर उनके नियम के अनुसार चलने लगा था, उनके अंडर में आ गया था, वो जो है कब हुआ था, तो आप लोगों को बताना है ना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। आगे जो है हम इसमें और भी अच्छी व्यवस्था करेंगे। मैं आप लोगों को जहाँ यहीं पे जो है टाइम के लिए एक स्टॉप वॉच लगा दूंगा, तो आप उसके अनुसार जो है वहाँ पे देखते रहेंगे। अभी आप जो है अपनी वॉच आपके पास रख सकते हो टाइम को मैनेज करने के लिए। सॉरी। तो टाइम्स अप, ओके। तो इसका आंसर, आंसर इज बी इज करेक्ट। ठीक है, आंसर बी इज करेक्ट। 1858 यानी 1858। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 1858 के बाद जो है जो डायरेक्ट 1858 में जो है फिर वहाँ पे जो शासन जो है डायरेक्ट जो मतलब पूरा नियम कानून बनाने का और जो भी सारी व्यवस्था थी वो महारानी विक्टोरिया के अंतर में चली गई थी ना। 1858 का आपने अधिनियम पढ़ा हो तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी। तो आई होप जिन्होंने भी बी लगाया होगा आंसर 1858, उनका आंसर सही होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट, 1858। सॉरी, नहीं, मैंने जैसा कि कहा है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर मिस नहीं होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट। और इस क्लास को आप जो है रिवीजन के लिए भी जो है देख सकते हो, क्योंकि जिन्होंने रिवीजन नहीं करा वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैक्सिमम सॉरी वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के नियमों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ठीक है, थ्रू विच एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन गेट द राइट टू रिजेक्ट द डिसीजन ऑफ कमिटी। अब इसको क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को जो है कम समझ में आएगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का। तो अब इसको आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्ट कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये लाइन क्या कहना चाह रही है। निर्णय को अस्वीकार करने का मतलब था कि वीटो पावर। ठीक है, उसमें ही जो है हम निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं, भले ही सभी लोग हाँ कर दें, लेकिन वीटो पावर है उसके पास है, तो वो जो जब भी चाहे उसके लिए मना कर सकता है। तो वही चीज है कि निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार उनको किस एक्ट के थ्रू मिला, मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल था किस एक्ट के थ्रू उनको वीटो पावर सॉरी जो है मिली। इतना तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो टाइम स्टार्ट ना, बताना है किस एक्ट के थ्रू भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई। सॉरी,
तो टाइम साहब देखो 30 सेकंड से मैं ज़्यादा ही दे रहा हूँ आपको टाइम, है ना, 45 सेकंड या फिर 40 के बीच में ही आपको टाइम दे रहा हूँ मैं। तो 30 सेकंड में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ताकि टाइम मैनेजमेंट जो है एग्जाम में भी कर पाओ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपसे अभी मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा क्लास की, है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास होगी, लेकिन जब हमारे जो है सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे तो हम जो है लाइव क्लासेस ले पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि ये क्लासेस जो है जितना हो सके उतना शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हो उतना सब्सक्राइब करो, ताकि जो है हम वहाँ पे लाइव क्लासेस की व्यवस्था में आपके लिए फिर जो है सॉरी कर पाओ, है ना, तो हमको जो है पढ़ने में बेहतर मजा आएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो इसका आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट, है ना। 1786 का अमेंडमेंट जो था, इसके थ्रू जो है भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई थी, है ना। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, जिन्होंने अभी पढ़ा है, तो उन्होंने इसका आंसर एकदम सही दिया होगा कि वीटो पावर जो है किस एक्ट के थ्रू दी गई थी। तो देखो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मेरा मोटिव आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यू कराना नहीं है, मेरा मोटिव है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, है ना, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप जो है किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर कब दी गई, ऐसे डायरेक्ट पूछ ले, तो ऐसा नहीं होता, है ना। एक सेकंड जरा, ये क्या है, हमारे यहाँ तोते पले हुए हैं तो आवाज कर रहा है, मैं उससे बोल देता हूँ। तभी चुप हो जाओ तभी बेजुबान जानवर है, उनको क्या पता कि क्या चल रहा है, तो वो करता रहता है, लेकिन बड़े प्यारे हैं। तो कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो देखो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन के थ्रू कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा, अब इसमें क्या दिया, निर्णयों को अस्वीकार कर। तो जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि वीटो पावर दी गई, है ना। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि निर्णय को अस्वीकार करना। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आपको पढ़ना है और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा मोटिव है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर जिन्होंने भी ए लगाया है, 1786 का अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट ऑफ 1786, यानी 1786 का अधिनियम, इसके तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को वीटो पावर यानी निर्णय को बदलने का अधिकार दिया गया। तो जिन्होंने भी आंसर ए लगाया है एकदम सही है वो लोग। तो कमेंट में मैं आंसर सभी के देखूंगा, है ना, तो कमेंट जो है आप लोग करिएगा, जो भी रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तब सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, वहां पे क्या था, वीटो पावर का, अब यहाँ पे एक अध्यादेश जारी करने। तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द पावर ऑफ इशू ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस जो है जारी करने की शक्ति, सॉरी, किस एक्ट के थ्रू दी गई थी, आप लोगों को ये बतानी है। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट होता है आप लोगों का अब बताने कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के थ्रू दी गई। और सभी लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति जो है किस जो है क्या कहते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश जारी करते हैं, मतलब आर्टिकल किस, कौन से आर्टिकल में दिया गया है अध्यादेश जारी करने का भारत के जो है राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, सॉरी मैंने पहले कुछ और बोल दिया था, भारत के राष्ट्रपति, है ना, कौन से आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश जारी करते हैं, आप लोगों को ये कमेंट में बताना है। ठीक है, तो टाइम में आप हो गया, जिन्होंने भी आंसर जो है सी लगाया होगा उनका आंसर एकदम सही है, 1861। ठीक है, 1861 तो 1861 का जो एक्ट था, है ना, इसके तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई।
ये बहुत आवाज कर रहा है, 1 सेकंड रुकना बस है ना दोस्तों। तभी चुप हो जाओ, चुप। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं, पहली क्लास है और पहली क्लास में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या करूँ, घर पे रहता हूँ तो थोड़ा सा जो है सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है ना। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी, 1 सेकंड में जरा ऐसे शांत करा देते हैं, 1 सेकंड। सॉरी, तो मैं बाहर छुड़ाया उनको थोड़ा सा रूम के बाहर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। 1 सेकंड जरा चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग। ओके, हो रही, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। आंसर सी इज करेक्ट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके तहत जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किसको? भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो आई होप बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से पढ़ना। केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट स्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डायरेक्सी एट द सेंटर? ठीक है, याद रखना कहाँ पे बात कही है, केंद्र में। तो टाइम स्टार्ट नाउ, बताना है आप लोगों का। इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सो। कंफ्यूज मत होना, केंद्र में बात की गई है ना। मैंने जैसा कि बोला है क्वेश्चन ध्यान से पढ़, तो क्वेश्चन जरूर देख लें, केंद्र की बात की गई है। ठीक है, तो टाइम्स अप। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेंटर की बात की गई, यानी केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र में द्वैध शासन किसके तहत आया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो जिन्होंने भी आंसर बी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से काफी सारे जो है प्रावधान लिए गए हैं, तो आप लोगों को ये भी याद रखना। तो केंद्र में द्वैध शासन जो था वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। आज भी आप देखते हो है ना, केंद्र में द्वैध शासन वाली व्यवस्था। सॉरी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के थ्रू ये लिया गया था, मतलब इसमें देखा गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो आंसर बी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर बी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, तो कमेंट में जो है करते रहिएगा आंसर जब भी आप क्लास देखो, और पेन कॉपी लेके बैठना, जो भी आपको डाउट हो वो लिख लेना, ताकि आप लोग मुझसे ग्रुप में पूछ सको। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। जितना हो सके क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 10वां क्वेश्चन। तो भारत के सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत सचिव का पद जो है सृजित किया गया था, यानी निर्मित किया गया था। बाय whom was the post of secretary created in India? ठीक है, यानी भारत का सचिव। सॉरी, तो कौन सा अधिनियम था आप लोगों को वो बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और एमपीपीएससी तो जो है फैक्ट टू फैक्ट पूछता है ना। मैक्सिमम स्टेट पीएससी में सॉरी फैक्ट आते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे।
तो टाइम होता है आप लोगों का खत्म। टाइम सर। तो जिन्होंने भी इसका आंसर लगाया है ये, उनका आंसर एकदम सही है। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके तहत जो है भारत सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था, है ना। तो भारत सचिव का जो आप पद देखते हो वो 1858 में उस टाइम निर्मित किया गया था उनके द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। सॉरी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858। ठीक है, आंसर इज करेक्ट। जिन्होंने भी ये लगाया है उनका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? तो आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा, है ना, कि संविधान सभा की मांग जो है पहले भी हो चुकी थी हमारे भारत में। ठीक है, तो वो किसने की थी वो आप लोगों को बताना है। बाय हुम वाज द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट प्रेजेंटेड इन 1895? 1895 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी। तो 1895, ये भी एक क्वेश्चन के रूप में याद रखना, है ना। और किन्होंने की थी वो आप लोगों को ये है बताना। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सॉरी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तब आंसर देना, ठीक है। पूछा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे ना तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर आता होगा ना तो कभी गलत नहीं होगा, नहीं तो जल्दबाजी में जो है हम आंसर गलत कर देते हैं। टाइम सब। जल्दबाजी में क्या होता है, हम आंसर गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन जो है धैर्य के साथ पढ़ना है। 10 सेकंड लो, 8 सेकंड लो क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सोचो फिर आंसर लगा। तो आंसर जिन्होंने भी लगाया है बाल गंगाधर तिलक, आंसर सी इज करेक्ट। ओके, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने 1895 में ही संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही मांग की थी इसकी, संविधान सभा की। तो आप देखते हो आज जो फिर बाद में जो है संविधान सभा गठित जो हुई थी, तो आज जो संविधान आप देखते हो संविधान सभा द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसकी सर्वप्रथम मांग जो है 1895 में ही हो चुकी थी, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम करी थी। सॉरी। तो जिन्होंने भी आंसर सी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो अब आप लोगों को बताना है कि जो मूल संविधान है, जो संविधान बना हुआ था शुरू में, उसमें सदस्यों का विभाजन जो था, मतलब संविधान सभा जब बन रही थी उसमें सदस्यों का जो निर्वाचन होना था, और जो निर्वाचित हुए थे वो मतलब कौन से क्षेत्रों से किस प्रकार हुए थे, ये आप लोगों को बताना है। हाउ वाज द डिवीजन ऑफ टोटल मेंबर्स डिसाइडेड इन द प्रपोज्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो आप लोगों को बताना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी। बताना है कहाँ से कितने प्रतिनिधि चुने गए। आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से, तो इजी क्वेश्चन। देखो पढ़ने वालों के लिए तो वैसे भी इजी रहता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर उनका तो क्या ही कहना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करो अच्छे से और रिवीजन करो, तो ही जो है एग्जाम क्रैक कर पाओगे। और रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पढ़ तो सभी लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करता हर कोई। सॉरी। तो टाइम्स अप, ठीक है। टाइम्स अप। तो जो है इसका आंसर है, आंसर डी इज करेक्ट, यानी उपयुक्त सभी। मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से जो है 4 प्रतिनिधि चुने गए थे। ब्रिटिश प्रांतों से 292 और देशी रियासतों से 93, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सदस्यों का विभाजन हुआ। अब देखो मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ कि रिवीजन, रिवीजन इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इतनी सारी चीजें पढ़ तो लोगे और सभी पढ़ लेते, ठीक है। पढ़ना बड़ी बात नहीं, बात है कि उसको रिकॉल कैसे रखोगे, मन में कैसे रखोगे, उसको एग्जाम के टाइम यूज कर पाओ, इतना कैसे करोगे। तो वो आपका होगा रिवीजन। जब आप रिवीजन करोगे, जब आप कोई चीज बार बार रिकॉल करते हो,
तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो जैसे ही आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो एकदम से वो याद आ जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड वो जो है कैप्चर करके रखता है, बस हमें वो चीज़ जैसे सामने आती है तो याद आ जाती है। तो यही हमारा जो है रिविजन करता है वो चीज़। हम उसको अगर रिविजन करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारे मन में बस जाएगी। और सिर्फ एक बार पढ़ के, दो बार पढ़ के सिर्फ छोड़ दोगे तो फिर ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मन में बसी रहेंगी। इसीलिए ऐसा होता है कि हम एग्जाम के टाइम पे जो है भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को आप रिविजन करो, कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, सब पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि क्या छोड़ना है ये भी जरूरी है, तो याद रखना क्या छोड़ना है वो भी जरूरी है। जो जरूरत का है सिर्फ वो पढ़ो, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझसे कनेक्ट रहोगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक आप ज़्यादा पढ़ो, किन पर ज़्यादा फोकस करो, किन पर कम फोकस करो, और आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम है। उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो, किसको टाइम ज़्यादा देना है, किसको कम। क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको तो आप जो है कम टाइम भी दोगे तो भी आप कर लोगे। जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है उसको ज़्यादा टाइम दो, ताकि हम जो है टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए, और आप जो है सब्जेक्ट अच्छे से सारे एग्जाम जो है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है सारे सब्जेक्ट के अच्छे से क्लियर कर पाओ, है ना। तो एक सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग है उस पर कम टाइम दो, जो ज़्यादा अच्छा है उससे ज़्यादा टाइम दो, सॉरी जो ज़्यादा कमज़ोर है उससे ज़्यादा टाइम दो, ताकि सारे सब्जेक्ट जो है प्रॉपर मेंटेन कर पाओ, एक मैं बैलेंस कर पाऊँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट लेना यहाँ जरूरी है ना। बाकी 3 से 4 सब्जेक्ट जो है यहाँ मेन फोकस कर लो, पॉलिटी, ठीक है, और सॉरी जो एमपीपीएससी स्टेट पीएससी दे रहे हैं वो पॉलिटी कर ले। सॉरी, बहुत खांसी हो रही है, सॉरी। तो एक्चुअली चुप चुप रहूंगा तो इतनी नहीं होती, लेकिन बोलने से ज़्यादा हो रही है। खैर आप लोगों के लिए करना तो है ही। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, मंडे को ही सोच रहा था मैं क्लास ये है रिकॉर्ड करने का, बट एक्चुअली क्या है, तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा खराब हो गई थी, अब थोड़ी सही हुई है ना। तो रिकॉर्ड करने लायक हो गई है, तो मैं और लेट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया, ताकि आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। सॉरी। तो देखो मैं जैसा कि बोल रहा था आपको कि 3 से 4 सब्जेक्ट जो है मेन फोकस करके चलो, क्वालिटी ले लो, और स्टेट पीएससी जो पढ़ रहे हैं वो स्टेट पीएससी के हिसाब से अपना अपना स्टेट उठा सकते हैं। जैसे कि एमपी पीएससी वाले एमपी ले सकते हैं, यूपी पीएससी वाले यूपी को ले सकते हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट ही हो गए मेन, तीसरा जो है हिस्ट्री उठा लो, और चौथा ज्योग्राफी या फिर अदर सब्जेक्ट को आप ले सकते हैं। आप पुराने क्वेश्चन जो है एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी और मेन आपके जो है स्टेट, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। तो 1-2 सब्जेक्ट और आप एक्स्ट्रा अच्छे से उठा लोगे तो जितने आपको क्वेश्चन चाहिए उतने आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो पढ़ना सभी को है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको छोड़ना है, लेकिन मेन जो है कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करके चलो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर करने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो पॉलिटी के क्वेश्चन जैसे आप देखते हो मैक्सिमम ज़्यादातर आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप जो है बस रिविजन करते चलो, अच्छे से पढ़ते चलो तो हो जाएगा, है ना। और कोई भी हेल्प लगे तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, ग्रुप का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, है ना, शेयर कर देना जितना क्लास हो सके। तो आंसर डी इज करेक्ट, जिन्होंने भी आंसर डी लगाया है तो सभी उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब आपको बताना है कि उनका जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मतलब कौन सी स्टेट से सॉरी कौन सी प्रांत से जो है उनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। टाइम स्टार्ट नाउ। सोच समझ के बताना, फैक्ट है ये तो क्या, लेकिन इजी है, कठिन नहीं है। तो ऐसा बस रिकॉल करना, पढ़ा होगा तो इजीली से इसको कर लोगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। चलो टाइम साहब, ठीक है। तो इसका आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट, पश्चिम बंगाल। ठीक है, फैक्ट है ये,
कि बी आर अम्बेडकर जो है संविधान सभा में निर्वाचन उनका हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था, तो फ्रॉम वेस्ट बंगाल से उनका निर्वाचन हुआ था। तो जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इजी क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टैब्लिश। तो आप लोगों को बताना कि संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी, टाइम सर। तो जिन्होंने भी आंसर लगाया है डी, 9 दिसंबर 1946, ठीक है, सॉरी, स्थापना कब हुई थी संविधान सभा की, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सॉरी, सही आंसर है ना, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो जिन्होंने भी आंसर डी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है, 9 दिसंबर 1946। तो ये फैक्ट है, इसको याद रखना सभी लोग, ठीक है। और आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई भी कंसर्न हो, आपकी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे जो है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आंसर डी इज करेक्ट, जिन्होंने भी 9 दिसंबर 1946 लगाया उनका आंसर एकदम सही है, आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, ठीक है। तो आपको प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीनों याद रखना है, ठीक है। और अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था ये भी याद रखना, ठीक है। तो याद रखना, प्रथम और अंतिम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते ही, साथ में इसका द्वितीय और तृतीय भी याद कर लेना, ठीक है। और जिनमें कुछ खास बात हुई हो, वो अधिवेशन भी कहाँ पे हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी आप लोगों को याद करना है। तो खुद से कुछ चीज भी आप लोग को करनी पड़ेगी, क्योंकि एक टीचर जो है आपको 50% दे सकता है, लेकिन 50% आपको खुद ही करना होगा। टीचर एक गाइडेंस दे सकता है, लेकिन जो है सक्सेस आपको खुद ही पानी होगी, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। सॉरी, अंतिम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कौन अध्यक्ष था, और कुछ जो खास अधिवेशन हुए हों, ठीक है, जिनमें कुछ खास बातें कही गई हों, कुछ खास बातें कही गई हों, वो कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पे हुआ था। टाइम स्टार्ट ना। सॉरी, तो टाइम साहब, तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो हुआ था दिल्ली, ठीक है। तो इजी है, याद रखना, प्रथम का हुआ था दिल्ली में, यानी कि जो हमारी राजधानी है, भारत की राजधानी जो है दिल्ली, इसमें प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो आंसर बी इज करेक्ट, जिन्होंने भी आंसर बी लगाया है उनका आंसर जो है एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। उद्घाटन अधिवेशन यानी कि जो पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो हमने जैसा कि पढ़ा कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, दिल्ली में, तो उसकी अध्यक्षता बतानी है आपको किसने की थी। तो टाइम स्टार्ट ना। सॉरी,
तो टाइम्स अप। आई होप सभी ने आंसर लगा लिया होगा। तो आंसर बी इज करेक्ट, सच्चिदानंद सिन्हा। इन्होंने जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा है करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी आंसर बी लगाया उनका आंसर एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। संविधान सभा से देखो क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ से रखे। सॉरी। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताने। अब याद रखना, इसमें गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ पे आ लगा सकता है तो अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वर्ड को जो है ध्यान से पढ़ना। तो संविधान सभा के यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछा, हु वॉज द परमानेंट मेंबर, यानी कि परमानेंट, स्थायी मतलब परमानेंट, नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो टाइम्स अप। इजी क्वेश्चन था, है ना। सभी ने अगर पढ़ा हो तो सभी का आंसर जो है पता चल गया होगा कि आंसर सी इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष आप लोगों को पता ही होगा सभी को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। सॉरी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हीं को जो है राष्ट्रपति बाद में चुना गया था। तो पहले जो भारत के राष्ट्रपति वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। तो आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार को अब आप लोगों को बताना, हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखो शॉर्ट में तो सभी ने पढ़ा है, लेकिन सॉरी, अगर फुल फॉर्म आप लोगों को पता है तो आप कर लोगे उसको। इसीलिए कभी भी किसी का नाम शॉर्ट में पढ़ो, ठीक है, तो उनका फुल फॉर्म भी पढ़ लिया करो कभी, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में पूरा नाम भी आएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। इजी क्वेश्चन है आई होप। तो इसके लिए बस 30 सेकंड ही दूंगा मैं आपको। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम सर। तो आप लोगों ने आई थिंक तो सही आंसर लगाया होगा इसका, वेनिगल नरसिंह राव, यानी जिन्हें BN राव भी बोला जाता है ना। ये जो थे संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। तो आई होप सभी का आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। तो आपको फुल फॉर्म भी पता चल गई होगी BN राव की, वेनिगल नरसिंह राव, है ना। ये जो है पूरा नाम इनका यही है। आंसर डी इज करेक्ट। जिन्होंने भी डी लगाया उनका आंसर एकदम सही। नेक्स्ट है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की। हाउ मेनी कमिटीज वर अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को बताना है कि जो हमारी संविधान सभा बनी उसमें जो अलग अलग मतलब अध्ययन करना था अलग अलग चीजों का, है ना, अलग अलग जगहों का। जैसे कि संघीय समिति के लिए अलग अलग जो है समिति बनाई गई थी, है ना। संविधान के स्ट्रक्चर के लिए अलग समिति बनाई गई थी। ऐसे कई सारी समितियां थी। तो आप लोगों को बतानी है कि टोटल कितनी समितियां बनाई गई। तो टाइम स्टार्ट नाउ। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये फैक्ट है तो इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो सही ले जाओगे आंसर इसका, अदरवाइज गलत तो फिर होना ही है अगर नहीं पढ़ा है तो। नहीं पढ़ने वालों के लिए तो फिर क्या ही करना। सॉरी।
चलिए फिर टाइम्स अप, है ना। जिन्होंने भी यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाया है ए, यानी कि आंसर 13, उनका आंसर एकदम सही है। तो जो संविधान सभा की जो कुल समितियां बनी थी, वो नियुक्त की गई थी, वो टोटल 13 थी। ठीक है, वो उप समितियां अलग थी, बाकी अलग मेन समितियां जो है के अध्ययन के लिए बनाई गई थी, वो 13 समितियां यहाँ पे बनाई गई थी। तो जिन्होंने भी आंसर ये लगाया है, उनका आंसर एकदम सही है। तो याद रखना, फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जैसे कि अभी एक थी प्रारूप समिति, ठीक है, इस तरीके की काफी सारी समितियां थी। तो इनके अध्यक्ष कौन थे और इनकी क्या कहते हैं, पहली जो है, मतलब इनकी नियुक्ति कब हुई थी, है ना, कौन सी समिति कब बनी थी, और क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों को जरूर याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा की सॉरी, संविधान सभा की प्रारूप समिति जो थी, ठीक है, जैसे कि मसविदा समिति भी बोला जाता है, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, ये आप लोगों को बता, ठीक है। और कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। When was the drafting committee of the Constitution Assembly appointed? तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो फैक्ट याद रखना, एग्जाम में ऐसे कट टू कट फैक्ट भी आता है, तो रट्टा मारने की भी जरूरत है। रट्टा मारना मतलब सिर्फ पहले लगाओ चलो फिर बताता हूँ, ये तो बोलोगे कि सर बीच बीच में बोलते रहे। तो टाइम साहब, तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया, उनका आंसर एकदम सही है। प्रारूप समिति का गठन जो है, इसकी नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, प्रारूप समिति, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि रट्टा मारना भी जरूरी है। रट्टा मारना सिर्फ वो नहीं कि किताब उठाई या फिर नोट्स उठाए और उनको बस जो है रटने लग गए कि 1947 1947 1947 में, ये नहीं, वो फिर थोड़ी देर के लिए याद रहेगा। रट्टा मारना होता है, एक होता है रट्टा मारना, एक होता है समझ के रट्टा मारना, ठीक है। तो आपको जो है इसको समझना है कि क्यों थे इसके अध्यक्ष, इनको क्यों ये बुलाया जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि संविधान का प्रारूप कैसा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, संविधान बनाने के लिए उनको, मतलब एक अलग ही उसमें जाना जाता है कि उन्होंने संविधान बनाया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, सॉरी अध्यक्ष थे, सदस्य तो थे ही, साथ में अध्यक्ष भी थे। तो अध्यक्ष थे, इसीलिए उनको बोला जाता है कि वो उन्होंने जो है संविधान बनाया, है ना, क्योंकि प्रारूप तैयार करना उसका, तो ऐसे समझ के पढ़ना है कि उन्होंने जो है इसको प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसीलिए जो है उनको ऐसा बोला जाता है। और इसकी जो है डेट याद रखनी है 29 अगस्त 1947। तो इस तरीके से इसको जो है रट्टा मारना मतलब होता है कि सिर्फ रटते मत जाना, पढ़ते नहीं रहना, उसको जो है बार बार जो है रिवाइज करना। रट्टा मारोगे, उसको घोट के पी जाओ, बार बार रिवाइज करोगे तो अपने आप वो है जो है याद हो जाएगा, है ना। तो रट्टा इस तरीके से मारना सॉरी, रट्टा मारना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, रट्टा मारना होता है कि उसको अच्छे से रिवाइज करो, तो जो है आपको वो चीज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, है ना। तो आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया, उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा, यानी जो समिति थी संविधान सभा की, है ना, प्रारूप समिति जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि जो मेन मेन समिति है उनमें सदस्य कितने थे, है ना। तो प्रारूप समिति मेन थी, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये आप लोगों को बताना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी, फैक्ट है ये भी, इसमें कितने सदस्य थे आप लोगों को बताना।
तो चलिए टाइम्स अप। तो जिन्होंने भी आंसर लगाया है इसका बी, उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, 7 इसमें जो है सदस्य थे अध्यक्ष सहित, यानी अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें टोटल 7 सदस्य। तो मेरी क्लासेस में मैंने जो है सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, और यूट्यूब पे भी मैं जो है मेरी क्लासेस आने वाले समय में स्टार्ट करने वाला। सिर्फ पॉलिटी ही नहीं, हम और भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पॉलिटी जो है लाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, और मैं कुछ टेस्ट लेना चाहता हूँ, मतलब इनके थ्रू जो है हम रिविज़न करेंगे। बाकी हम फिर जो है यहाँ से क्लासेस मेरी ख़त्म हुई थी अनअकैडमी पे, ठीक है, आगे से मैं जो है यहाँ पे शुरू करूँगा। फिर जब वापस अनअकैडमी पे हो जाएगा मेरा, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ें देखेंगे। और कुछ क्लासेस जो मैंने वहाँ पे संसद तक कवर किया है, आप लोग चाहें तो अनअकैडमी आप डाउनलोड करके वहाँ पे रजत कदम नाम सर्च करोगे तो आपको मेरी क्लासेस वहाँ मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी आप क्लासेस देख सकती हैं। सारा हमने पढ़ा हुआ है जो मैं आपको एमसीक्यूज के तहत रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, और उसके आगे की क्लासेस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग बस कनेक्ट रहिएगा मुझसे, ताकि हम जो है अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, अच्छे से पढ़ पाएँ। और जो लोग नए हैं वो भी टेंशन ना लें, हम इसको बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करेंगे। तो ईजी से ईजी बच्चा जो मतलब जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो भी ईजी तरीके से जो है अच्छे से इसको समझ सकता है। तो आंसर बी इज करेक्ट, इसका आंसर बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन्होंने भी इसका आंसर बी लगाया उसका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? तो ये टोटल फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। समझाऊंगा तो मैंने क्लास के टाइम समझाया, और जब मैं थ्योरी वाली क्लास लूंगा तो मैं आपको बाकी चीज़ें भी समझा दूंगा। तो हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फेडरल पावर कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो आप लोगों को बताना है कि संघीय शक्ति समिति जो थे उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट ना। इजी क्वेश्चन। सॉरी। तो टाइम सब। तो इसका आंसर जिन्होंने भी लगाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर एकदम सही है। भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जिनको, और ये जो है हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो याद रखना है संघीय शक्ति समिति, याद रखना संघ से रिलेटेड हो जो, मतलब ऐसा, तो उनकी मतलब समितियों के अध्यक्ष ज्यादातर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। सॉरी। ठीक है, तो आंसर बी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर बी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो आप लोगों को बताना हु वाज द चेयरमैन ऑफ फ्लैग्स कमिटी। ठीक है, मतलब हमारा जो झंडा डिसाइड हुआ है, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी। तो टाइम साहब, इसका आंसर जो जिन्होंने भी लगाया है सी, उनका आंसर एकदम सही है। जेबी कृपलानी इसका आंसर। ठीक है, ये जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अब याद रखना, मतलब कुछ लोग जो है यहाँ पे किसी का डाउट होगा कि सर झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो फिर आप जेबी कृपलानी कैसे बता रहे? तो
झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, वो झंडा समिति की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन बस मैं जैसा कि बताते हुए आया हूँ आप लोगों को अभी तक, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यानी कि झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, और झंडा समिति की जो उप समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो याद रखना आप लोगों को, झंडा समिति के जो मेन जो झंडा समिति से उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। तो आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया था। आप लोगों को बताना है कि हमारा जो झंडा देखते हो आप, उसको कब जो है अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने हमारा जो राष्ट्रीय झंडा उसको कब अपनाया था, यह आप लोगों को बताना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी, फैक्ट है, अगर आप लोगों को याद है तो आप इजीली इसको हल कर लो। जिनको नहीं याद है वो इसको अच्छे से बार बार पढ़ेंगे और अच्छे से बार बार रिवीजन इसका करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आए भी हुए हैं और आगे भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टाइम्स अप। सॉरी। तो झंडे की जो अभिकल्पना है ना, वो संविधान सभा ने उसको कब ग्रहण किया था? ये जुलाई 1947 में आप जो है देख सकते हो उसको, जुलाई 1947 में इसको ग्रहण किया गया। तो जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, 1947 इन जुलाई। आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा, सॉरी, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो आप लोगों को बताना है, हाउ मेनी टोटल आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो जो हमारा मूल संविधान है उसमें शुरुआत में आप लोगों को बताना है कितनी अनुसूचियां, सॉरी सर, आई थिंक मैंने जल्दी से दिखा दिया है, फिर जिन्होंने नहीं देखा हो, ठीक है, चलिए, फिर हमारा मोटिव है मेन समझना, है ना। तो चलो इसका आंसर बताओ। टाइम स्टार्ट नाउ। गलती से हो गया था वो एकदम, लेकिन नहीं, चीटिंग करने वाले बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे। तो आप लोगों को सोच समझ के आंसर बताना है इसका, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो टाइम साहब, तो मैंने आंसर तो दिखाई दिया था, आई थिंक काफी लोगों ने देख लिया होगा उसको। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ये जो था मूल संविधान में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। जैसे मान लो पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से आप ना पढ़ पाओ, है ना, इसमें पढ़ लो आपकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां, आप वर्तमान समझ लो। तो क्वेश्चन अच्छे से अगर पढ़ोगे तो आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। संविधान सभा द्वारा इसमें पूछा है अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा गठित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और पूछ लिया जाए कि वर्तमान में, है ना, तो फिर वो आप लोगों को वर्तमान के हिसाब से बताना है कि 12 अनुसूचियां, मेन 395 अनुच्छेद, और उनमें आगे ले लो तो 470 480 अनुच्छेद लगभग हो चुके हैं आज, है ना, जिनमें सब अनुच्छेद भी ले सकते हो। उसके मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद हो गया आजकल, जैसे कि आर्टिकल 21 आप ले सकते हो, उसमें काफ़ी सारे प्रावधान आजकल बढ़ गए हैं। तो ऐसे आप अगर लोगे तो 300, तो 400 450 से काफ़ी ऊपर हो गए हैं, 470 से भी ऊपर।
और मेन जो लोग तो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में आप लोगों को वर्तमान में देखने को मिलती है। और शुरुआत में जो थे 395 अनुच्छेद यानी मूल संविधान में और 8 अनुसूचियाँ तब थी। आई थिंक सो जिन्होंने भी इसका आंसर बी लगाया होगा उनका आंसर एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये फैक्ट है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आप लोगों को बताना है इसका। टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी। बताना कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। बस अगर फैक्ट आप लोगों को याद है तो आप इसको कर लो, अदरवाइज तो बताइए, फिर गलत होता है अगर फैक्ट याद नहीं है तो। फैक्ट में तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर गलत ही होना है। फिर तो तुक्का अगर काम आ गया तो आ गया, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो टाइम सब चलो, है ना। इसका आंसर है 50, यानी कि 15 जो है इसमें महिलाओं के सदस्यों की संख्या थी, इसमें संविधान सभा। सॉरी। तो संविधान सभा में उस टाइम, आज भी आप देखते हो कि हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या कम है और संविधान सभा में भी संख्या कम थी। आपको नहीं लगता कि ये संख्या बढ़नी चाहिए? है ना, जिसको भी लगता है कि ये संख्या बढ़नी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भारतीय संविधान सभा महिलाओं की सदस्य जो संख्या थी वो टोटल 15 थी। तो आंसर इज करेक्ट। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं जब टक्कर में आएंगी ना तो हमारा जो है देश आगे बढ़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देखो कि सिर्फ बढ़ावा देना है, मतलब सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं। देखो कहते हैं ना आजकल क्या है, महिलाओं का, अब बोलते हैं काफी लोग कि महिलाओं में बुद्धि नहीं होती, दिमाग नहीं होती, तो आज इतने बड़े पदों पे कैसे है फिर? बुद्धि होती है, दिमाग भी होता है, हम उनको कम जो है समझते हैं। क्योंकि एक महिला जो है घर चला रही है, साथ में वो पढ़ रही है, सब चीज संभाल रही है, तो उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं हो सकता, है ना। माँ से ज्यादा ताकतवर तो कोई होता नहीं है, ये सब आप सभी लोग जानते हो। तो वही चीज है कि एक महिला के अंदर दिमाग होता है, काफी सारी चीजें होती हैं, हमसे ज्यादा सहन करने की शक्ति होती है। तो अगर वो ताकत बराबर में आ जाएगी, हमारी जो असेंबली है, ठीक है, संविधान मतलब संसद जो है हमारी, उसमें भी अगर महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो फिर एक देश को चलाने में एक अलग ही चीज, क्योंकि उनके अंदर इमोशनल पावर बहुत अच्छी होती है समझने की। तो आजकल जो आप देखते हो एक गरीबी वाली व्यवस्था या लोगों को समझने की व्यवस्था, वो हम आदमियों में कम होती है और महिलाओं में ज्यादा होती है। तो वो नीचे से सोचकर एकदम ऊपर तक उसको ले जा सकते हैं, यानी डाउन टू बॉटम वाली सोच, जो कि हमारा नीति आयोग आज लेके चलता है। ठीक है, योजना आयोग में ऊपर से नीचे तक की सोच थी, यानी बॉटम टू डाउन वाली, लेकिन नीति आयोग सोच लेके चल रहा है कि नीचे से ऊपर तक सोच। यही महिलाएं भी लेकर चल सकती है क्योंकि उनकी इमोशनल पावर बहुत अच्छी होती है, तो वो समझ सकती हैं सब। तो जब महिला, एक क्वेश्चन मतलब ऐसे भी आया हुआ था यूपीएससी में कि अगर महिलाएं शासन करती हैं, ऐसे कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। अगर महिलाएं देश पर या मतलब दुनिया पर राज करती हैं, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ही कुछ था आई थिंक सो, एकदम से याद नहीं आ पा रहा, लेकिन सोचो यूपीएससी जैसा एग्जाम अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है ना। और उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा। तो वही चीज़ है, बस महिलाएं अगर आगे आती हैं तो देश को तरक्की मिलने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। ठीक है, पूरी दुनिया में, अब चाइना जापान ले लो, वहाँ पे महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं लड़कों से, है ना, 60 से 65% आई थिंक सो रेशियो वहाँ पर। तो इसीलिए तो जापान आगे है। यही चीज़ है, एक जापान एक उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, वुमेन एम्पावरमेंट का एक वो उदाहरण है। ठीक है, आप देखोगे वहाँ ट्रेन चला रही है, हमारे यहाँ भी ये अब पिछले पिछले कुछ सालों से काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसको और बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वही चीज़ है, क्योंकि आज जापान जैसा देश इसलिए आ गया क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की भूमिका ज़्यादा है, वो समझता है। वही चीज़ हमारे देश में भी समझने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 26 का आंसर ये है। 27वां है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है
व्याख्या है, ठीक है, आख्या ये सॉरी आख्या प्रदान की गई। मतलब विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इट्स सोल, मतलब संविधान सभा के किस भाग को जो है, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा कहा जाता है, आप लोगों को ये बताना है। आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा होगा इसको। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका ना। 30 सेकंड में इसमें आप लोगों को दूंगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन। तो टाइम साहब, तो भारतीय संविधान में जो मतलब संविधान में हमारे आत्मा किसको कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा वो कहा जाता है प्रस्तावना। ठीक है, तो जिन्होंने भी जो है इसको इंट्रोडक्शन, ये इसमें थोड़ा सा मतलब गलत हो गया है, इसको प्रेम्बल बोलते हैं ना, ये गूगल ट्रांसलेट गलत कर दिया इसने, तो इसको प्रेम्बल बोलते हैं, इसको जो है आप लोग ठीक कर लीजिएगा, है ना, प्रेम्बल। मेरा पेन जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, इसको आप लोग नोट कर लेना, प्रस्तावना को प्रेम्बल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को पता ही होगा। सॉरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आंसर डी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर डी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। 27 हो गया, 27 का आंसर डी। हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करेंगे केवल, फिर बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, यानी कि पार्ट जो हमारा नेक्स्ट आएगा उसमें। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है आप लोगों को बताना। वाई इज इंडियन कॉल्ड अ रिपब्लिक, तो ये आप लोगों को बताना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है, जिनने भी मतलब ये फैक्ट नहीं है, समझने वाला। मेरी क्लासेस तो खैर जिसने देखी होंगी वो, मैंने सारे शब्द उसमें समझाए। ठीक है, टाइम्स अप। तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब पे जब क्लासेस पढ़ाऊंगा तो मैंने पढ़ाया है, मेरी अकेडमी पे जो मैंने क्लासेस ली है, सारे वर्ड जो है कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं वो मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं। तो यहाँ पे भी जो हम इसको देखेंगे आगे, है ना, तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर डी इज करेक्ट, 28 का आंसर है डी। यानी यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित होता है वो कुछ अवधि के लिए निर्धारित होता है। सॉरी। तो इसमें आप जो है एनिमेशन मेथड अपना सकते हो। यहाँ राज्यों का एक संघ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि गणतंत्र है अगर तो वहाँ पे एक संघ होना चाहिए। नागरिक मूलभूत अधिकारों का जो है उपयोग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि गणतंत्र राज्य है तो ये जरूरी है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। और विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष चुनी जाए, अप्रत्यक्ष भी चुनी जाती है ना, वहाँ पे भी गणतंत्र होता है, ऐसा नहीं। इसमें ऐसा होता है कि इसमें एक निश्चित अवधि के लिए जो है निर्वाचित होता है। जैसे आप देख सकते हो हमारा जो राष्ट्रपति जो है 5 साल की अवधि के लिए, जो भारत का मेन प्रमुख होता है वो 5 साल की अवधि के लिए यहाँ पे निर्धारित होता है। और आप ब्रिटेन में देख सकते हो वहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे राजशाही व्यवस्था है, यानी वहाँ राजतंत्र है। तो वहाँ चुन के नहीं आता है वहाँ का जो भी प्रतिनिधि प्रमुख होता है। वहाँ पे आप देखते हो कि एक वंशानुगत व्यवस्था चली हुई है ना, तो वहाँ पे वंश जो होता है वहाँ का, वही आगे वहाँ पे मेन प्रमुख चुना जाता है ना। तो यही डिफरेंस होता है राजतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्र में कुछ अवधि के लिए चुन के आता है, वही राजतंत्र में जो है वंशानुगत वो चीज चलती है। तो आई होप ये आप लोगों को जो है समझ में आ गया हो। बाकी हम जब आगे क्लासेस और शुरू से जब रीस्टार्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को सारी चीजें दोबारा से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लेना कि गणतंत्र क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर डी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर डी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। 29 है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो ये भी मैंने आप लोगों को वहाँ पे पढ़ाया है ना, मैंने अकेडमी पे मेरे नाम सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगी।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड? तो सीधे पता होगा आप लोगों को तो आंसर इसका इजीली दे दोगे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। धर्मनिरपेक्षता याद रखना। धर्मनिरपेक्ष मतलब समझना है। अगर नहीं पता हो तो भी एक आइडिया लगा के इसको लगा, इसका मतलब क्या हो, निरपेक्षता का मतलब क्या होता है, निर का मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोगों को अगर पता हो। नेगेटिवता को दर्शा रहा है ना, मतलब नॉन टाइप का दर्शा रहा है ना, इसको समझो। तो टाइम था, ये मैंने मेरे उसमें पढ़ा है लेक्चर में, जो विशेष शब्द है मैंने उन्होंने, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ भी बता देता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मतलब होता है कि राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब सॉरी, मतलब हमारा संविधान कहता है कि कोई भी धर्म, जो भी धर्म है, किसी भी धर्म को ना सपोर्ट किया जाएगा ना उसका बहिष्कार किया जाएगा, है ना। हम जो है निरपेक्ष होकर चलेंगे, किसी भी धर्म को हम स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा। और सभी धर्मों का जो है समान संरक्षण होगा, समान जो है सभी की वहाँ पे माना जाएगा सभी को, लेकिन हम भी किसी भी धर्म का जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो इसका आंसर है कि आंसर सी इज करेक्ट। जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही है। सॉरी, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। यानी कि आपको बताना है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से ऐसे दो शब्द हैं, वैसे तो तीन जोड़े गए, लेकिन कौन से दो शब्द हैं वो आप लोगों को बताना। मैंने यहाँ दो ही रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स वर इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42 अमेंडमेंट। और आप लोगों को ये भी बताना है कि 42वां संविधान संशोधन जो था वो किस सन में हुआ। तो आप लोगों को कमेंट में ये बताना। तो टाइम स्टार्ट नाउ। सॉरी, टाइम्स अप। तो इजी था आई थिंक सो, जिन्होंने भी अगर अच्छे से पढ़ा है तो उन्होंने आंसर सही लगाया होगा। आंसर सी इज करेक्ट, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ये दो शब्द थे, मतलब तीन थे। सॉरी, तो ये दो शब्द हैं जो यहाँ दिए गए हैं, ये इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो अब आप लोगों को बताना है कमेंट में ये भी कि इसको कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो जिन्होंने भी आंसर सी लगाया उनका आंसर एकदम सही है ना, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो आंसर सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा टेस्ट होता है, मतलब आज के लिए खत्म। पार्ट वन हम जो है खत्म करते हैं यहाँ पे। सॉरी, आई थिंक आप लोगों को जो है मजा आया होगा टेस्ट देने में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और एमसीक्यू सीरीज मेरी चल रही है जिसमें पार्ट वन आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका आगे का भाग, जहाँ पे मतलब ये पूरा मैं सीरीज लेके चलूंगा शुरुआत से। अभी हमने शुरू से लिया, हम इसकी मतलब हिस्ट्री और शुरुआती चरण पढ़ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हमारी राज्य व्यवस्था जो है संविधान का शुरुआत का चरण पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम सीधे इसको लेते हुए चलेंगे नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बाकी सारी चीजें मैंने जिस सिक्वेंस से मैंने पढ़ाया है उस सिक्वेंस हम जो है यहाँ पे लेते हुए सारा चलेंगे। तो हम अभी इतिहास का मतलब कुछ चीज लेके भी चल रहे हैं, शुरुआती चरण है, इसकी हम पूरी सीरीज चलाएंगे तो आपको जो है मजा आने वाला है। तो बस जो है बने रहिएगा, और आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि 1000 सब्सक्राइबर शुरू में मेरे हो जाए ताकि मैं लाइव क्लासेस आपकी ले सकूं। तो आपको जितना हो सके उतना क्लास शेयर करनी है, लाइक करना है, और मतलब जितना हो सके इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो है लाइव क्लासेस वहाँ पे ले सकें। और इसका पीडीएफ आपको क्लास के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो के नीचे आपको जो है वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक वहाँ पे पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जो है ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैसेज करके आप जिसको भी चाहिए हो वहाँ पे मांग लेना,
है ना। जिस किसी का भी कोई डाउट हो वहाँ पे पूछ सकता है मुझसे, और हम जो है फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। तो आपको वहाँ पे अपडेट भी मिलती रहेगी कि क्या कैसे चल रहा है, मैं नेक्स्ट पार्ट कब लाने वाला हूँ। तो और वैसे भी आप जब सब्सक्राइब कर लोगे चैनल तो वहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट जब भी मेरी वीडियो में अपलोड करूँगा वहाँ, तो आप लोगों को वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस बने रहिए, हम यहाँ पे जो है पूरी सीरीज कवर करने वाले हैं, और गारंटी देता हूँ मैं इससे बाहर क्वेश्चन जो है आपका लगभग यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जब तक मैंने यहाँ तक पढ़ा है उतना यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, है ना। बस आपको क्या करना है, रिविजन करना है, मेहनत करते हुए चलना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं प्रोफेसर रजत कदम, मेरा नाम रजत कदम है। आप लोग बस जो है बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर हो सके जितना उतना करिए, आपके दोस्त होंगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, जितना सब्सक्राइब हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में सॉरी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के पार्ट यहाँ पर देखेंगे। तो पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, और बस पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल। ओके, बाय, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।